फिर अपनी बात हुई थी ओम्स लॉ। मैंने कल आपको ये बताया था, या पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था कि जैसे हम रोड में चलते हैं तो हमको भी क्या है, फ्रिक्शन झेलना पड़ता है। वैसे ही जब करंट कैरिंग वायर में करंट मूव करता है तो उसको भी क्या झेलना पड़ता है, एक तरह का फ्रिक्शन। वो आगे देखेंगे। अब ओम्स लॉ, ओम्स साहब ने क्या बोला, मैंने आपको बताया क्या बताया था मैंने, कि एक सर्किट है। जैसे मान लो आप सर्किट तो छोटी क्लास में पढ़ ही चुके हो, है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लो एक सर्किट बना दी मैंने, इसमें कुछ लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बल्ब लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो इस सर्किट में क्या होगा, करंट दौड़ेगा। जब तक इस पे बैटरी नहीं लगाओगे तो ये करंट नहीं दौड़ेगा। ये बेसिकली ये वाला टर्मिनल क्या होता है, हायर पोटेंशियल में होता है और इसकी एनर्जी लो है। जब देयर इज एनर्जी डिफरेंस तभी यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होते तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। चलो ये तो ऐसी बात होगी। अब ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दो एंड कौन कौन से हो गए, ये और ये। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। is directly proportional to the current potential difference across the two ends of the conductor. कहाँ, two ends of the conductor is directly proportional to the electric current. कहने का मतलब कि आपने ये सोर्स लगाया तो V is directly proportional to I। क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सर्किट में, जो किसी भी वायर के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, उस पे। इफ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके बोर्ड के मार्क्स कट जाएंगे। इफ एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन अनचेंज, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अनचेंज रखोगे, उस कंडीशन में ही ये वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, जैसे ये A हो गया और ये B हो गया, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट होगा। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V प्रोपोर्शनैलिटी मैंने बताया, प्रोपोर्शनैलिटी एग्जैक्ट नहीं बताता तो हमको क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, R, और ये हो गया I। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है, करंट। यहाँ पे ये क्या है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, क्या हुआ कि हमने एक सर्किट बनाई और उसमें हमने कुछ बल्ब लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, ठीक है, और उसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, सोर्स से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने सोर्स की वैल्यू क्या करी, धीमे 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 करके उसको चेंज करते गए। हमने क्या देखा, क्या पहले यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमने क्या लगाया, 4 वोल्ट लगाया, फिर क्या लगाया, 8 वोल्ट लगाया। ऐसे करके हम बढ़ाते गए और फिर हमने देखा कि हमें 2 वोल्ट में कितना करंट मिल रहा था। जब 2 वोल्ट लगाया तो हमको कितना करंट मिल रहा था, 1 एम्पियर। फिर 4 वोल्ट लगाया तो 2 एम्पियर, फिर 6 वोल्ट लगाया तो 3 एम्पियर, ऐसे करके 8 वोल्ट लगाया तो 4 एम्पियर। अब हमको कुछ ऐसा मिला तो हमने क्या बना लिया, चार्ट बना लिया।
काहे का, V और I का, V और I का। हमने क्या देखा कि जब ये 2 वोल्ट था तो ये 1 एम्पियर था, ये जब 4 वोल्ट था तो ये क्या था, 2 एम्पियर था, ये जब 6 वोल्ट था तो ये कितना था, 3 एम्पियर था। और करंट को किससे मेजर करते हैं बच्चों, एम्पियर से। तो यहाँ पे देख रहे हो, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। अब 8 वोल्ट लगाया तो ये कितना हो गया, 4 एम्पियर्स हो गया। अब फिर हमने एक जब इन दोनों का रेशियो निकाला, किनका, V और I का, तो हमने क्या बोला, 2/1, 2/1 कितना आएगा, 2, ये कितना होगा, ये भी 2 आएगा, 6/3 ये भी 2 आएगा, 8/4 ये भी 2 आएगा। तो हमने क्या बोला कि हर बार जो V और I का रेशियो है ये हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और सेम आया, सिंस ये क्या आया, सेम आया, तो हम क्या बोले, इसी क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। इसी क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। V और I का जो कांस्टेंट रेशियो की वैल्यू आई, इसी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से और कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो, तो ये कब के केस में है, जब आप सोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। कब, जब आप सोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो यहाँ पे जो चल रहा है, करंट चल रहा है, उसकी भी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आया बच्चों? चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब आगे देखते हैं, हमने ऊपर देखा कि V और I का रेशियो क्या था, हमेशा कांस्टेंट था और हम उसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे। और रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए अपोजिशन है। ये सारे तरह के कंडक्टर्स और सब्सटेंस में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने रेजिस्टेंस के बारे में और बहुत कुछ जानने की कोशिश की। कैसे, वो देखते हैं अपन आगे। देखो, हमने क्या किया कि एक सर्किट बनाई, सर्किट में हमने क्या लगाए, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस वायर लगाए और हम कुछ कंक्लूजन में आए। यहाँ पे हमने क्या लगाए, A और B पॉइंट के बीच में अलग अलग तरह के वायर्स लगाए। और हम यहाँ से हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक रोड है, ठीक है, 1 किलोमीटर में एक ब्रेकर है, तो 10 किलोमीटर में कितने ब्रेकर होंगे, 10। तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ब्रेकर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वैसे वैसे आपकी स्पीड कमती जा रही है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे सब रोड की, वैसे वैसे नंबर ऑफ ब्रेकर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कम होती जाएगी, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR। अगर ये कांस्टेंट है, अब अगर ये बढ़ता जा रहा है, लेंथ बढ़ाया या किसी भी तरह आप इसको लेंथ बढ़ाया, तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तो घटेगा क्या, I की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दूसरा हमने क्या देखा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कई जगह बहुत सकरे रास्ते हैं और कहीं जगह 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवेज हैं। तो जहाँ पे आपको एरिया ज़्यादा मिल रहा है वहाँ आपकी ज़्यादा स्पीड होगी कि जहाँ पे एरिया आपको कम मिल रहा है, कंजस्टेड है। तो आप खुद ही सोच के बता सकते हो कि फ्लो अच्छा कहाँ पे होगा। फ्लो जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, और फ्लो अच्छा वहाँ पे होगा जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, घटेगी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एरिया, है ना। फिर हम ये जानते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
कुछ भी करो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ई। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो। समझ में आया, इसको पढ़ते हैं रो। और इसको बोलते क्या है अपन, इसको बच्चों को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उसको रो कहेंगे। और ये किस पे, रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। क्या हुआ बच्चों, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, यहाँ पे एक बार हमने क्या लगाया, कॉपर रॉड लगाया और दोबारा हमने कॉपर वायर लगाया। हमें ये पता चला कि अब मान लो दो तरह की सड़क है, दोनों लंबी हैं, पर मान लो तुम्हें एक कच्ची सड़क में चलना है और एक कंक्रीट की सड़क में, दोनों का एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो तुम्हारा किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारी स्पीड क्या होगी, तुम कितना तेज चलोगे। इसी तरह रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। मटेरियल के बारे में बताएगी, जितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अच्छा, रेजिस्टेंस, हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। रेजिस्टेंस को मीटर किया जाता है ओम से, OHM, और इसका जो सिंबल है काफी अच्छा है, कैसा, ऐसा। समझ में आया, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, ओम से, और ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। अब R इज इक्वल टू रो एल बाई पे, यहाँ पे R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो गया। अब यहाँ पे रो क्या होता है, अब यहाँ पे देखोगे ओम है, ये क्या होगा, रो हो जाएगा, एल की जगह मीटर हो जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर और 1 मीटर कर गया और ये यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से देखोगे कि रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर, ओम, और ये मीटर ऊपर पहुँच गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, मीटर। समझ में आया। तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू देख ली हमने और ये सारी चीज़ें देख ली कि रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा क्या देखा हमने, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। और तीसरा क्या हो गया, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब एक और चीज होती है जो हम आगे देखेंगे, आप इसको नोट कर लो, ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा था। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, फिर आपको वहां पे मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जैसे जैसे सारी चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे घटेगा और बढ़ेगा, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी थी। अब रो क्या है, रेजिस्टिविटी। जैसे जैसे रो की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब 1 अपॉन रो, एक क्वांटिटी होती है 1 अपॉन रो, उसको के बोला जाता है। के, इसको कंडक्टिविटी या सिग्मा बोल दो। रेजिस्टिविटी, इसको क्या ले लो, सिग्मा ले लो। ठीक है। 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। जैसे जैसे क्या होगा, सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। मतलब समझ में आया ना, समझ में आया ना, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब उस पर उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा और उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है ना। अब आगे देखते हैं फिर क्या है। तो यहाँ पे R इज टू रो एल बाई ए आ गया। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल आपने क्यों यूज़ किया, ना वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, ना एरिया पे, ना किसी पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, समझ में आ गया। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी का क्या बोला था, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, या ऐसा भी लिख सकते हो ओम मीटर। ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मेज़र करने की। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, चलिए इसको। अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है। अब ये बताओ, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कुछ अच्छी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बताओ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज करो, हैशटैग यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट find the ratio of resistance, find the ratio of resistance for two wires of same material and length are in ratio of 1:2 with same cross sectional area, एरिया। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है ये देख लो, क्या निकाला है वो देख लो, ठीक। सॉरी बच्चों, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। पहली बात यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, मटेरियल सेम है, मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होंगी। एंड द लेंथ आर इन रेशियो, लेंथ क्या है, L1 रेशियो L2 क्या है, 1:2 है, ठीक है। विथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब A1 और A2 भी क्या है, सेम है। अब R1 लिखो, R1 कोई भी है, रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। R इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। और R2 क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A। अब देखो R1 और R2 का वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, R1 और R2 का वैल्यू लिखोगे तो देखोगे तो क्या आएगा, देखो
रो L1 अपॉन A अपॉन रो L2 अपॉन A। यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, R1 और R2 का रेशियो निकाला हमने, क्या आया बच्चों? L1 अपॉन L2। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आया? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू जिस रेशियो में उनकी क्या थी, लेंथ थी, उसी रेशियो में उनका रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस का भी रेशियो क्या है? R1:R2 क्या आया? क्या आया बच्चों? R1 और R2 का रेशियो क्या आया? 1:2। तो मैंने क्या बोला कि अगर सारे पैरामीटर्स को सेम रखो, सिर्फ किसको, लेंथ को चेंज कर दिया आपने, तो जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी उसके हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है ना? ऐसे ही सारे पैरामीटर्स को आप सेम रख के एरिया चेंज करोगे तो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे एरिया के लिए आपको करना पड़ेगा। बस इसी तरह से कंपेयर करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? अब एक और कंडीशन आती है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास क्या हो, एक क्ले हो, क्या क्ले अपन खेलते हैं ना उस क्ले से, जिसको हम किसी तरह के शेप, कहीं ड्रैगन, कहीं कुछ। एक चीज़ बताओ, हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्ले होता है हमारा, उसका वॉल्यूम तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप कोई भी शेप दे दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, अगर उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है, पर वो क्या हो जाता है, थिकनेस क्या होती है, कम होती है। और फिर से गोली बना दो तो वो सेम वॉल्यूम कवर करता है कि नहीं? तो अगर आपको बोला गया कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड या अ वायर इज मोल्ड, ऐसा कुछ करके कि उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया, मोल्ड किया विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, तो समझ में आया? ये क्ले लाइक कॉन्सेप्ट है कि हमने उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, हमने एक उसके वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब A into L रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया कि अगर A1 L1 है इज इक्वल टू A2 L2। अब देखो, अब क्या हुआ, एक वायर था जिसका लेंथ L था और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या था, A था। अब आपने इसको क्या किया, अब आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। आपने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की जगह क्या बचा? अब A2 आपको नहीं पता, तो इस कंडीशन में आपने सेम वायर को स्ट्रेच कर दिया, तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू L। तो पहले क्या था, A था और L था, फिर बाद में क्या हो गया, A2 की वैल्यू नहीं पता साहब, A1 की वैल्यू पता है साहब। A1 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू सर हो गई, L2 की वैल्यू क्या हो गई, 2L। L2 की वैल्यू कितनी है, 2L है। अब यहाँ से LL गया और बचा क्या, A/2। तो आपने लेंथ को ट्वाइस कर दिया, तो एरिया क्या हो गया बच्चों, एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। अब अगर एरिया आधा हो गया तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। कैसे, देखो R इज इक्वल टू क्या था, R इनिशियल R1 ले लो, ρ1 L1 अपॉन A1। अब एक चीज बताओ, मटेरियल चेंज किया क्या, नहीं किया, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। L1 को L ले लो, A1 को A ले लिया, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, ρL/A। अब इसके बाद देखो, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरे के लिए आप ले लो, दूसरे के लिए R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ρ2 L2 अपॉन A2 ले लो, ρ2 L2 अपॉन A2 ले लो। अब ρ2 की वैल्यू भी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल तो आपने चेंज किया नहीं। L2 की वैल्यू क्या है, अब आपने स्ट्रेच कर दिया है तो 2L हो गया। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आपको अलग से नहीं दी रहेगी। जब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट और स्ट्रेचिंग की कंडीशन लिखी रहे तो उस कंडीशन में A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 ले लेंगे। समझ में आया? तो अब इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये क्या हो गया, A2 की जगह क्या हो गया, A/2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा रो 4L अपॉन ए। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखोगे R1 अपॉन R2 का रेशियो देखोगे बच्चों, तो R1 अपॉन R2 का रेशियो देखोगे बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए, दूसरा क्या है 4 रो L अपॉन ए। इस तरीके से देखोगे तो इसको और इसको कैंसिल करोगे तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/4। मतलब जब आपने उनकी लेंथ ट्वाइस कर दी तो लेंथ ट्वाइस कर दी तो रेजिस्टेंस दुगना हो गया, और एरिया हाफ कर दी तो 2 टाइम्स और बढ़ गया, इसलिए 4 टाइम हो गया। तो ये समझ में आया। सेम मटेरियल को जब हमने उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दी तो सॉरी, तो कैसे रेजिस्टेंस में चेंजेस आए। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं रेजिस्टेंस एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने क्या बोला था, ओम्स लॉ पढ़ाते हुए ही मैंने आपको सीधे एक ही स्टेटमेंट बोला था, एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन अनचेंज। कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या और कोई भी चीज़ों को आपको चेंज नहीं करना। ऐसा मैंने क्यों बोला था, अब देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। तो फिर तो क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर व्हाट, कंडक्टर्स। देखो, कंडक्टर्स के लिए ये क्या होते हैं, अभिशाप। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आइए देखते हैं आगे कि इस पे क्या बताया गया है। हाँ, तो देखते हैं फिर क्या है, फॉर अ कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पर ये किसके लिए पॉसिबल है, ये किसके लिए है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। किसकी, कंडक्टर्स। ठीक है, resistance and resistivity of the semiconductor decreases with the increase in temperature, but in case of semiconductor थोड़ा उल्टा केस है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसको आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, या कि हो सकता है कि आगे की क्लासेस में आपको पता चले। तो हमेशा याद रखना, कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजेस क्या है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर व्हाट, सेमीकंडक्टर। और इंक्रीज किसके लिए होगा, कंडक्टर। ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर, जिससे हमारा जो एक्सपीरियंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए वो अच्छा हो सके। समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना है। हमें तो सिर्फ यही पता है V क्या होता है बच्चों, IR होता है। ठीक है, अब V को कांस्टेंट रखोगे
ठीक है। और मटेरियल चेंज करते जाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक वायर के लिए, एक कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ और रेजिस्टेंस करंट बढ़ता जाएगा, पर रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट इफ टेम्परेचर, प्रेशर और अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। तो ये हमेशा ध्यान रखना। V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है बच्चों, और हमने क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हमें ये भी याद है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी तो हमने चीज़ें देखी हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या बोल रहा है देखो, टू वायर्स that are made up of two different material। कैसे बने हुए हैं, दो डिफरेंट मटेरियल। जहां दो डिफरेंट मटेरियल आ गया मतलब रेजिस्टिविटी रो 1 और क्या हो गया रो 2, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट यानी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई बच्चों, डिफरेंट हो गई। हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब रो 1 और रो 2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, रो 1 और रो 2 का रेशियो दिया है ये। L1 और L2 का रेशियो कितना दिया है बच्चों, L2 का रेशियो कितना दिया है ये। और फिर क्या है, एरिया का रेशियो A1 रेशियो A2 कितना दिया हुआ है 4/5। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब R1:R2 निकालना है। अरे आपके बाएं हाथ का खेल है बच्चों, क्या करना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लगाना है, उसको सीधे देखना है कैसे, R इज इक्वल टू रो एल बाई रो 1, R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन A1, और ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो 2 L2 अपॉन A2 L1 A1, ठीक है। हाँ, रो 2 L2 A2। अब R1 और R2 का रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, रो 1 अपॉन रो 2। अब L1 इंटू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। A2 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और A1 कहाँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटू A2 अपॉन A1। मतलब क्या हो गया, जो R1 और R2 का रेशियो आया बच्चों, R1 और R2 का रेशियो कितना आया, रो 1 अपॉन रो 2, और फिर क्या हो गया L1 अपॉन L2, और क्या हो गया A2 अपॉन A1, क्या हो गया A2 अपॉन A1 हो गया बच्चों। अब वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व कर दो। सबका रेशियो आपको पता ही है, सबका रेशियो क्या क्या है बच्चों, सबका रेशियो क्या क्या है देखना। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2 कितना आएगा, रो 1 अपॉन रो 2 कितना है 3/2 रखो। L1 अपॉन L2 कितना रखो 3/4 रखो, 4/3। कैसे हो सर, वैल्यूज तो सही देखो यार, ठीक है। अब देखो तो ये क्या है 4/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना A2 अपॉन A1 नहीं, A1 अपॉन A2 नहीं है, A2 अपॉन A1 है, मतलब 5:4 नहीं लिखोगे, क्या रखोगे ध्यान रखना, नहीं तो यही क्वेश्चन NTSC में आएगा और छोटी सी गलती के मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 5/4 होगा कि 4/5, हाँ बच्चों सही है 4/5, क्योंकि A2 अपॉन A1 करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये गया तो ये कितना हुआ 16/10, कितना हुआ 16/10 मतलब 8/5। तो आंसर क्या आ गया, R1 और R2 का रेशियो कितना आ गया बच्चों, R1 और R2 का रेशियो क्या आ गया 8/5। समझ में आया क्या, आ गया हो तो बल्ले बल्ले, समझ में आया क्या, आ गया 8/5। तो आंसर क्या हो गया 8/5। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देखना। फिर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर रॉड कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। मटेरियल कौन सा है बच्चों, पहला मटेरियल क्या है, रॉड किसका है, कॉपर का है। फिर दूसरा वायर किसका है, कॉपर का। मटेरियल चेंज हुआ क्या, अरे चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब क्या है मटेरियल चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टिविटी में
कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, तो क्या है, मोर, नहीं, गलत है, ये भी गलत है, रिमेन सेम, दिस इज द राइट आंसर, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। बट बेवकूफ, ये नहीं होता, उसको भी बता दो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए फिर क्या है, देखें, तब तक आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या निकलवाना क्या चाहता है हमसे। हाँ हाँ, चलिए, क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। फिर से वही बात, फिर से क्या लोगे, R1 इज इक्वल टू रो1 L1 अपॉन A1, R2 क्या हो जाएगा, रो2 L2 अपॉन A2। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर की लेंथ को क्या किया गया, डबल किया गया, स्ट्रेच करके किया गया, या वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट कुछ लिखा है क्या, इस पे कुछ नहीं लिखा है। विदाउट चेंजिंग द एरिया, हमको ये पता है कि पहले इतना लेंथ का था, अब इसी को बढ़ा के हमने एरिया को चेंज नहीं किया और इतना कर दिया, L1 ये 2L हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या बताया, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम, वही वाला क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या बोला है, सेम मटेरियल चेंज करने के बारे में कुछ बोला है, नहीं, तो मतलब रो1 इज इक्वल टू रो2 हो जाएगा। अरे यार फिसड्डी क्वेश्चन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो1 रो2 सेम होगा तो रो और नीचे भी रो लिख लो। L1 की वैल्यू L है, एरिया A हो गया, L2 की वैल्यू 2L है, एरिया A हो गया। इसको 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 सबको मार दो, बचेगा क्या, R1 अपॉन R2, लेंथ ट्वाइस कर दिया, मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब R1 का रेजिस्टेंस और R2 का रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। क्या हो गया, 1:2। समझ में आया ना ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस मन लगा के पढ़ते रहिए और फिजिक्स के एनटीएससी की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बस जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों के साथ शेयर भी करना है। समझ में आया ना, जिससे और लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ अब आगे देखते हैं फिर क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। फिर से क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी डायमेंशनल कंडीशन में चेंज नहीं होता। लेंथ बढ़ाओ एरिया बढ़ाओ उसको कोई मतलब नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा भैया, सिर्फ नेचर पर डिपेंड करे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद द लेंथ, गलत हो तुमको कुछ नहीं आता। फिर क्या है, वेरीज विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तुम भी बहुत गलत हो, तुम्हें भी कुछ नहीं आता। अरे मास तुम तो कहीं से कहीं तक आते ही नहीं हो। फिर क्या है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ क्रॉस सेक्शन एंड मास, ये वाला लड़का बहुत सही था, जिसने ये लगाया है वो सही था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्या है, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड 0.1 मीटर लॉन्ग, देन द परसेंटेज चेंज in the resistance is approximately equal to डेल्टा आर। चलो आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए। अब जैसे लेंथ को इंक्रीज करोगे, स्ट्रेच करे हो तो लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया भी डिक्रीज होगा। अब कैसे होगा वो तो हम देख ही लेंगे।
इसको बच्चों आप होमवर्क लो, इस पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सोचना कि इसको कैसे करेंगे, फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तब तो फिर अच्छा है, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।